हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कास्ट रीजन के बारे में। हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में। कास्ट जो क्षेत्र है, चुनाव प्रधान क्षेत्र क्या होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब इससे निर्मित स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चुनाव प्रधान देश में किस प्रकार के स्थलाकृतियाँ, वर्णनात्मक और निक्षेपात्मक कौन कौन से स्थलाकृति बनते हैं। और उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसमें शॉर्ट में बता दिया गया था कि कितने टाइप्स के अपरदनात्मक जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो हमारे निक्षेपात्मक स्थलाकृति है वो कितने प्रकार का एक नज़र में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसको एक एक करके डेफिनेशन इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे, उसको समझ लेना। डेफिनेशन हर एक का एक एक करके बोलेंगे, उसको नोट कर लेना, धीरे धीरे बोलेंगे। और हमारे पास टाइम नहीं मिला, जिसके कारण हम नोट्स लिख नहीं पाए। हर एक जो जितने भी टाइप्स हैं उसका एक एक करके सबका हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए अपरदनात्मक स्थलाकृति के बारे में पहला हम पढ़ेंगे। पहला है लेपिस के बारे में। पहले हम लोग सुने कि अपरदनात्मक स्थलाकृति कैसे बनते हैं। अभी हम लोग एक नज़र में एक छोटा सा वाक्य से जान लेते हैं कि क्या होता है। कि छोटा सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र जो होते हैं, चुनाव प्रदेश क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र, अभी हम चुनाव प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अपरदनात्मक स्थलाकृति कोई भी क्षेत्र होता है। कोई भी क्षेत्र में अगर किसी भी क्षेत्र में अगर अपरदन होता है, अपरदन कैसे होता है, फिजिकल फैक्टर काम करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स कौन से आएंगे, हमारे जलवायु आएंगे, हमारे वायु, हिमनद, ये सब सारे क्या कहते हैं फिजिकल फैक्टर्स हैं। जल हो गए, हिमानी हो गया, ये सब क्या फिजिकल फैक्टर से बाह्य बल है। उसके कारण जो वहाँ का जो स्थलाकृति में परिवर्तन आता है, वहाँ से काट के किसी भी वस्तु को किसी दूसरे जगह पे ले जाते हैं, उसके क्षेत्र को गड्ढा कर जाता है या फिर किसी और संरचना में परिवर्तित कर देता है, उसको हम अपरदनात्मक स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृति के बारे में। पहला है हम लोग कास्ट क्षेत्र में लेपिस के बारे में पढ़ेंगे कि होता है क्या है। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें लिखिएगा कि इसमें घोल क्रिया से या घोल क्रिया द्वारा छोटे छोटे जो रंध्र हैं वो गहरी दरारों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, गहरी दरारों में परिवर्तित हो जाती है तथा बीच बीच में अघुलनशील एवं कठोर भाग क्या होते हैं, खड़े रह जाते हैं। बीच बीच में अघुलनशील जो एवं कठोर भाग हैं वह खड़े रह जाते हैं। यह संरचना नुकीली कांटेदार मतलब संरचना उसकी विकसित हो जाती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या लेपिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग खाली नंगे पैर नहीं क्या कर सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं। इसका स्थलाकृति कैसा बनता है, आइए हम उसको फिगर से जान लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, लेपिस का संरचना है। ये जो रंध्र हैं वो छोटे छोटे रंध्र थे, धीरे धीरे क्या हो गया, दरार पड़ने लगा। और दरार पड़ने से ये नुकीले ये क्या है, ये अघुलनशील पदार्थ हैं। यहाँ पे घुलनशील नहीं कर सकता क्योंकि यह कठोर कहीं कहीं पे कठोर था जिसको घुला नहीं पाया। और इधर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितने गड्ढे हैं उस पे क्या थे, घुलनशील पदार्थ थे जिसको पानी द्वारा घुल गया। ठीक है, तो ये क्या है, कांटेदार निर्माण हो गया। ठीक है, नुकीली कांटेदार का स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस तरह का ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह का ड्रॉ करके हम क्या कर देंगे, लेपिस का डेफिनेशन लिख देंगे। चलिए, एक हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा में है घोल रंध्र। घोल रंध्र क्या है, आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें लिखोगे कि चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल निरंतर घोल क्रिया करते रहते हैं, जिससे सक्रिय मुंह के छोटे छोटे गड्ढे या छिद्र धरातल पर पड़ जाते हैं। इसकी गहराई एवं चौड़ाई 2 मीटर से 30 मीटर तक हो सकती है। ऐसे स्थलाकृति को हम घोल छिद्र कहते हैं। हम लोग क्या बोले हैं
कि जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चूना और पानी के बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्या है, कार्बोनेशन। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रित जल होते हैं। इसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे जो यहाँ छिद्र होते हैं, ये देखो ये छिद्र होते हैं, अंदर जाके बड़े बड़े हॉल का निर्माण कर जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, घोल छिद्र के नाम से या उसकी स्थलाकृति का निर्माण होता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे कौन सा क्षेत्र है, आगे है विलय रंध्र। विलय रंध्र क्या होते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विलय रंध्र, जिसको हम सेलो हॉल्स के नाम से जानते हैं, उसको क्या है। जैसे जैसे छिद्र बड़े होते जाते हैं, छिद्र कैसे बड़ा होगा, पानी गिरते रहता है तो वह जो रंध्र है वहाँ पे विलय घुलनशील होते रहता है, तो जिसके कारण छिद्र बड़े हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसे जैसे छिद्र बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उसमें निचली दरारों के सहारे पानी आगे की ओर मार्ग ढूंढते रहता है। इसमें पानी ऐसे छिद्रों को कीपनुमा एक स्थलाकृति का निर्माण करता है, जिसे हम विलय रंध्र के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग क्या बोले, जैसे जैसे छिद्र जो बड़े होते जाते हैं, देखो यहाँ पे छिद्र क्या है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ये बड़ा होगा तो क्या है, अपना जगह खोजते जाएगा, कहाँ पे जाएगा कि पानी कहाँ जाना है। ठीक है, वो अपना जगह ढूंढते जाएगा और क्या कर रहा है, एक प्रकार का कीप बन रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ का पानी सिर्फ यहाँ से जा रहा है। कीप देखे हो, कीप क्या होता है, पेट्रोल का या तो हम लोग कभी भरा करते थे तो क्या होता था, ऐसे होता था ना, ऐसे वाला कीप यहाँ पे डालते थे पेट्रोल या फिर कुछ भी अगर लिक्विड चीज़ डालते थे तो ये कीप से किसी बोतल में भरा जाता था, है ना। तो ये कीप नुमा स्थलाकृति का जो निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, विलय रंध्र के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर कहाँ है, ये धरातल पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विलय रंध्र हो गया। आगे हम पोनोर के बारे में जानते हैं, पोनोर क्या है। ठीक है, पोनोर जिसके हम इंग्लिश में भी पोनोर कहते हैं। चलिए पोनोर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशन उसके बारे में थोड़ा लिखिए। जब विलय रंध्र का निर्माण होता है, जो कीपनुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो लिखेंगे इसमें कि जो चुने प्रदेश में कीपनुमा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे जैसे वह नीचे और बढ़ता है तो एक क्या करता है, गुफा का निर्माण होता है। ऐसे गुफा का निर्माण और कीप के निर्माण के संयुक्त निर्मित स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, पोनोर कहते हैं। ठीक है, क्या है, अभी इसको हम एक एथी से जान लेते हैं। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, विलय रंध्र के नाम से भी जान लेते थे, कीप का निर्माण हुआ। फिर ये क्या हुआ, गुफा का, ये क्या है, गुफा है। ठीक है, ये गुफा का निर्माण हो रहा है। तो ये जितने भी स्थलाकृति जो बन रहे हैं वो क्या है, वो पोनोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब बोलिएगा कि इधर क्यों नहीं ये घुलनशील है, क्योंकि ये ठोस है। जहाँ जहाँ पे चूना क्षेत्र पाया गया वहाँ पे उसको विलय करते, पहले रंध्र बना, रंध्र से युवाला बना, युवा गड्ढा बना, फिर धीरे धीरे वो छिद्र से होते हुए जाके क्या गया, नीचे जहाँ जहाँ से क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया गया उसको और घुलनशील कार्बोनेशन हुआ और यहाँ पे एक गुफा का निर्माण किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। आज हम लोग कितना तक पहुँचे, पोनोर तक पढ़े। पांचवा है डोलाइन। ठीक है, डोलाइन के बारे में क्या है उसके बारे में आइए जानते हैं। बाकी जो हमारे 5 या 6 स्थलाकृति जो बनेंगे उसके तो फिगर्स तो अवेलेबल नहीं है और उसको हम लोग डेफिनेशन के तौर पे और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डोलाइन क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। डोलाइन क्या है, यह एक प्रकार का बेलनाकार गड्ढा है। बेलनाकार गड्ढा मतलब क्या समझा, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि कीपनुमा जो हमारे जो रंध्र बने थे, रंध्र से नीचे जा रहा था, क्या बन रहा था, एक प्रकार का सेलो हॉल्स बन रहे थे। ये सब क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे जो बन रहे थे वो
उसका स्ट्रक्चर ये बेलनाकार नहीं था। अगर ये बेलनाकार हो जाता है तो वह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, डोरलाइन के नाम से जाने लगते हैं। विलय रंध्र क्या बोलेंगे इसमें कि जब यह जो होता है गहरे और बेलनाकार गड्ढे होते हैं जिसमें विलय रंध्र के बड़े बड़े होने पर ही डोरलाइन बनते हैं। इसका जो बड़े पैमाने पर कहाँ पर पाया जाता है, फ्रांस और यूगोस्लाविया जिसे भी हम बात किए थे यूरोप में है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है डोरलाइन? डोरलाइन एक गहरे और बेलनाकार गड्ढे हैं जो कार्स्ट प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, छठा है युवाला। 6 नंबर क्या है, युवाला। युवाला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, युवाला क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अभी हम डोरलाइन के बारे में पढ़े, बेलनाकार एक प्रकार के क्या है, वो स्थलाकृति होते हैं। तो वह जो स्थलाकृति है, बेलनाकार गड्ढे होते हैं, वह एक से अनेक जो गड्ढे हैं आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्या है, एक प्रकार का आकार का बहुत बड़ा कुंड का निर्माण करता है। लिखेंगे, जब कई डोरलाइन आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा कुंड का निर्माण होता है और उससे बहुत बड़े आकार का गड्ढे बनते हैं जिसके छिद्रों में नदियाँ भी समा जाती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, युवाला के नाम से, ऐसे स्थलाकृति को हम युवाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझ गया ना युवाला क्या होता है। 2-3 प्रकार का जो बेलनाकार हमारे क्या थे, वो डोरलाइन थे, और डोरलाइन क्या हुआ, आपस में मिल गए और मिलने के बाद वहाँ पे क्या है, एक प्रकार का कुंड बन जाता है और मिलने के बाद बहुत बड़ा गड्ढे बन जाते हैं और कभी कभी उसके जो छत भी होते हैं वो धंस जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा झील का जैसा दिखने लगता है। वैसे क्षेत्र को हम युवाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में लिख लेना जो शुरू में बताया गया था। चलो 7वां में क्या है, कास्ट झील। कास्ट झील के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसका डेफिनेशन सुनिए। चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी हम लोग पढ़े थे कि युवाला में क्या होता है कि 2-3 प्रकार का जो डोरलाइन होते हैं या फिर उसमें क्या है, जो छिद्र होते हैं, निकलते हुए छिद्र होते हैं, मतलब एक प्रकार का छिद्र जो बहुत छिद्र जो बड़े हो जाते हैं युवाला टाइप में, वो युवाला टाइप कहते हैं। जब रंध्र छिद्र बन जाते हैं, छिद्र बेलनाकार होता है तो उसको हम डोरलाइन कहते हैं। अब डोरलाइन जब 2 से 3 बन जाते हैं या एक साथ मिल जाते हैं तो उसे कुंड का निर्माण होता है, हम क्या कहते हैं, युवाला कहते हैं। अगर युवाला में अगर पोनोर जैसा, हम लोग पोनोर में क्या कहते थे कि वो आगे की जो अपने रास्ता ढूंढ लेता है तो धीरे धीरे और ज़मीन के अंदर चले जाता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे ना पोनोर में, देखो ये पोनोर में क्या पढ़े थे हम लोग कि धीरे धीरे यहाँ पे गुफा बन जाता है, देखो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अगर ये रास्ता नहीं ढूंढा, अगर युवाला तो इस प्रकार का नहीं होता है, युवाला तो यहाँ पे एक प्रकार का तालाब होता है। अगर ये रास्ता अगर नहीं ढूंढा, ठीक है, रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो वहाँ क्या है, एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर नीचे कहीं पे घुलनशील पदार्थ नहीं पाया गया, अगर नीचे घुलनशील पदार्थ नहीं पाया गया तो क्या होगा, यहाँ पे पानी ठहर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे घुलनशील पदार्थ पाता तो यहाँ और पोनोर का निर्माण होता और दूसरे जगह चला जाता पानी। तो ऐसे भी क्षेत्र को हम कार्स्ट लेक के नाम से जानते हैं। ये चूना पत्थर प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम बाद में एग्जाम्पल के रूप में जान लेंगे, लेकिन कुछ जान लेते हैं कि उसमें कौन से क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा राज्य में एक ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पे ऐसा झील पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है अंधी घाटी। अंधी घाटी उसे कहते हैं जब चूना का प्रदेश होता है वैसे क्षेत्र में, जहाँ वैसे क्षेत्रों में नदियाँ पाए जाते हैं, और जब वो नदियाँ स्थलाकृतियों के निर्माण जैसे डोरलाइन, युवाला, ये सब सारे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्थलाकृति बनते हैं हमारे कास्ट प्रदेश में, उनके कारण नदियाँ विलुप्त हो जाती है। उन छिद्रों में पानी जो होते हैं भूमिगत हो जाती है, वैसे क्षेत्र को हम अंधी घाटी कहते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े नदियों हैं जो होते हैं वैसे क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है। कैसे क्षेत्र में, वैसे क्षेत्र जहाँ पे कास्ट रीजन होते हैं वैसे क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं, वैसे क्षेत्र को हम अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। 9वां है क्या, कास्ट
खिड़की। अगला हम काष्ठ खिड़की के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन से जान लेते हैं। जब चूने के प्रदेश मतलब जब चूने के प्रदेश में जो घोल क्रिया है प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है तो छिद्र है गहरे होकर भूमिगत गुफा के छत में छेद या गड्ढे बना देते हैं। ठीक है, जिससे गुफाओं का दृश्य खिड़की की भांति लगती है, जिसे हम काष्ठ खिड़की कहते हैं। मतलब जो निर्माण होता है स्थलाकृति उसको हम काष्ठ खिड़की के रूप में कहते हैं। पोल्जे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो काष्ठ प्रदेश में जो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है तो उसके बारे में चलो तो डेफिनेशन से लिख लो थोड़ा सा कि काष्ठ प्रदेश में प्रौढ़ावस्था के विकास के साथ साथ विशाल गड्ढों का निर्माण या आकृति बनने लगती है। इसके पूर्व बने जितने भी स्थलाकृतियाँ हैं वह घुलकर नष्ट हो जाती है तथा यहाँ तक कि गुफाएं भी नष्ट हो जाती है, उनकी छतें धंस जाती हैं। ऐसे बृहद कुंड को हम क्या कहते हैं? पोल्जे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में पोल्जे और हिंदी में राजकुंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज हम अपरदनात्मक स्थलाकृति के बारे में सभी जान लें। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थलाकृति हैं, इतना ही लिखो, बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बारे में जब हम क्लासेस करेंगे तो जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में लिखो। ठीक है, अब ये हो गया अपरदनात्मक स्थलाकृति। अब है क्या हम पढ़ेंगे? निक्षेपात्मक स्थलाकृति। निक्षेपात्मक स्थलाकृति में कौन कौन से है? 4 है, 5 है। इसमें खनिज के जमाव, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्तंभ और काष्ठ दीवार। इसमें बहुत सारे इजी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिखो। पहला खनिजों के जमाव के बारे में। खनिजों का जमाव, इसमें लिखेंगे भूमिगत जल में काष्ठ प्रदेशों में कई बार अघुलनशील पदार्थ पट्टीनुमा जमाव पाए जाते हैं। ऐसे जमाव पानी के बहाव मार्ग के साथ पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसे जमाव जो है वो गोलाकार या पिंडाकार आकार में पाए जाते हैं, जिसे हम ज्यूडीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो खनिजों का जमाव का जो स्थलाकृति है वो गोलाकार या फिर जो पानी जिधर से बह रहे हैं उसके अनुरूप होते हैं। ठीक है, ये जो खनिजों का जमाव है वो अघुलनशील पदार्थ होते हैं, उसका बताया जा रहा है। जो घुलनशील पदार्थ जैसे चूना थे उसमें जो मिलावट जो था अघुलनशील पदार्थ उसका जमाव। अब नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट क्या है? ठीक है, स्टेलेक्टाइट क्या होता है कि काष्ठ प्रदेशों में बनने वाली गुफाएं में जब सतह का पानी चूने के प्रदेश में बहता हुआ भूमिगत गुफाओं के छत से टपकने लगता है, तब ऐसा चूना युक्त पानी छत पर रुकने से यहाँ धीरे धीरे चूने की एक नुकीली या लटकते हुए जमाव पाए जाते हैं, उसे हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। देखो इसको हम, ये डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम अच्छे तरीके से फिगर से जान लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है? ये गुफा है। ये क्या है? गुफा है। कहाँ पे पाए जाते हैं? चूना काष्ठ प्रदेशों में। यहाँ पे पानी रिस रिस के आ रहा है और ये क्या है? छोटे छोटे क्या बन रहे हैं? ऊपर से टपक रहा था पानी, उसी से क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक प्रकार का नुकीली स्थलाकृति बनता है। ऊपर से ये चूना युक्त ही होते हैं। इसी को हम स्टेलेक्टाइट, जो जितने भी लटके हुए जो पाए जा रहे हैं उसको हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये टपक रहा है, जहाँ पे टपकेगा वहाँ पे भी तो स्थलाकृति नुकीली बनेगा। कभी भी देखोगे तो ऐसे बनेंगे। इसको हम स्टेलेग्माइट कहेंगे। स्तंभ किसको बोलेंगे?
ये स्तंभ जब एक दूसरे के दोनों मिल जाएगा, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट मिल जाएगा, वो एक स्तंभ का निर्माण कर जाता है। ठीक है, एक नज़र में हम लोग देख लिए। अब चलो उसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टेलेगमाइट का डेफिनेशन लिखो। स्टेलेगमाइट क्या है? अभी हमने बोला था कि काश प्रदेश में बनने वाले गुफाओं में जो चूने पानी सतह का जो पानी चूने जब सतह का पानी चूने प्रदेश में बहता है, भूमिगत गुफाओं के छत से टपकने लगता है, तो उसमें क्या स्टेलेगमाइट का निर्माण करता है। ठीक है, अब ऐसे स्टेलेगमाइट जब बनाता है तो इसी प्रकार जब वह छत का पानी ऊपर से टपक कर जिस स्थान पर नीचे गिरता है, वहाँ भी धीरे धीरे चूने का क्या है, आघूर्णनशील पदार्थ या मिश्रित जमाव शंकु कार के आकार का निर्माण करता है, जिसे हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। नीचे जो बनता है उसको हम नीचे जमाव जो बनता है स्टेलेगमाइट कहते हैं। ठीक है, बस उसी प्रकार जो स्टेलेक्टाइट ऊपर में लटका हुआ पाया जाता है, स्टेलेगमाइट नीचे पाया जाता है। और इसी प्रकार हम इसमें भी डेफिनेशन स्तंभ में लिखेंगे कि जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट का निर्माण होता है तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट के जो मिलने से जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, एक पिलर का निर्माण हो जाता है। स्टेलेक्टाइट ऐसे आता है, स्टेलेगमाइट ऐसे रहता है, अब दोनों मिल जाता है तो क्या एक स्तंभ का निर्माण हो जाता है। चलो, अब है कास्ट दीवार के बारे में लास्ट बचा हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी स्तंभ का निर्माण हम लोग पढ़ चुके थे, स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट, तो इसका डेफिनेशन लिखो। उसी के कारण एक दीवार बन जाता है, उसी को हम कास्ट दीवार कहते हैं। एक पतला सा दीवार रह जाता है। ये देखो, ये सामने से देख रहे हैं, लेकिन जब इधर से देखेंगे तो इस टाइप में दिखेगा। ठीक है, चलो इसके लिखेंगे, जब कास्ट गुफाओं में बराबर अधिक मात्रा में चूने के जमाव होने से दो स्तंभों के बीच के भाग में पतली दीवार की भांति जमाव होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट दीवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग जान लिए कास्ट दीवार क्या है। ये स्तंभ है, तो ये सामने से देख रहे हैं इसलिए इस तरह दिख रहा है। अगर हम दाएं बाएं से देखेंगे तो इस टाइप में दिखेगा, उसको हम कास्ट दीवार करेंगे। और अगर स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट से मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, भूस्तंभ कहेंगे, गोल पिलर जैसा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला हम क्लास जो पढ़ेंगे पेपर 1 के लिए, और वो रहेगा मात्रात्मक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।